हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डेट इज अकाउंटिंग टर्म्स या अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। ये चैप्टर कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं जो बाद में कॉमर्स स्ट्रीम में स्विच करते हैं या कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो कंपटीशन एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म से। हमारी फर्स्ट टर्म है कैपिटल। कैपिटल मतलब किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए जो पैसा लगाया जाता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल। और कैपिटल कंट्रीब्यूट की जाती है बिजनेस के प्रोप्राइटर द्वारा, बिजनेस के मालिक द्वारा या पार्टनर्स द्वारा। और जरूरी नहीं है कि कैपिटल कैश फॉर्म में ही दी जाए। पार्टनर या प्रोप्राइटर कैश फॉर्म में भी कैपिटल दे सकता है, गुड्स भी दे सकता है, बिल्डिंग भी दे सकता है और फर्नीचर भी दे सकता है। इसका मतलब ये हो गया कैपिटल किसी भी फॉर्म में दी जा सकती है और ये बिजनेस के मालिक द्वारा ही दी जाती है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। नंबर 2 टर्म हमारे पास आ रही है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बेसिकली इट रेफर्स टू द अमाउंट, ये उस अमाउंट को रेफर करता है जो हमें फ्यूचर में चुकाना है या फ्यूचर में हमें पे करना है। लाइबिलिटी की हम दो कैटेगरी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एंड नंबर 2 करंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का मतलब है ऐसी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट हमें काफी लंबे समय बाद करना है और नॉर्मली ये पीरियड जो ऑथर सजेस्ट करते हैं वो है 1 साल। यानी कि 1 साल बाद हमें किसी चीज का पेमेंट करना है तो उसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। और 1 साल के अंदर अंदर किसी चीज का अगर हमें पेमेंट करना है तो उसे हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। अगर हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के को एग्जांपल से समझें, जैसे हमने बैंक से लोन लिया और बैंक के लोन का पेमेंट हमें 10 साल बाद करना है या 5 साल बाद करना है तो इसे हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी को एग्जांपल से समझते हैं। सपोज किसी से हमने गुड्स परचेज करी और उस गुड्स का पेमेंट हमें 6 महीने में करना है या 3 महीने के अंदर करना है तो उसे हम बोलेंगे करंट लाइबिलिटी या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। नंबर 3, अगली टर्म हमारे पास आ रही है एसेट्स। एसेट्स का मतलब कोई भी ऐसा अमाउंट जो फ्यूचर बेनिफिट को इंडिकेट करता है, जिससे फ्यूचर में हमें कोई बेनिफिट होगा या फ्यूचर में हमारे पास उससे कोई कैश जनरेट होगा। जैसे एग्जांपल बनाते हैं, हमारे पास कोई लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ये सब हमारी एसेट है क्योंकि ये सब चीजें बिजनेस के लिए प्रॉफिट जनरेट कर रही है। इसी तरह डेटर है। डेटर हमें फ्यूचर में क्या देंगे? डेटर वो लोग होते हैं जिनको हमने उधार माल बेचा है, वो हमें फ्यूचर में कैश पैसा देंगे तो वो भी हमारी एसेट है। तो एसेट बेसिकली हो गया कोई भी ऐसा अमाउंट जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगा या फ्यूचर में हमें कैश देगा, उसे हम एसेट के नाम से जानते हैं। और एसेट की अगर कैटेगरीज की बात करें तो हम 4 तरह की एसेट्स बता सकते हैं या वी कैन से देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एसेट्स। नंबर 1, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का मतलब है ऐसी एसेट जिसे हमने लंबे समय के लिए परचेज किया है, 1 साल के अंदर अंदर हम उसको बेचने वाले नहीं हैं। एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब हमारी फिक्स्ड एसेट है। ये लॉन्ग पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड के हिसाब से बिजनेस के लिए परचेज की गई है। फिर हम नेक्स्ट टर्म लेते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट का मतलब हो गया ऐसी एसेट जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि हमें कैश दे देगी। जैसे बिजनेस में पड़ा हुआ क्लोजिंग स्टॉक या बिजनेस का बैंक बैलेंस या बिजनेस में डेटर्स हमें 1 साल के अंदर कैश दे देंगे तो इसे हम बोलते हैं करंट एसेट। स्टॉक जो बिजनेस में पड़ा हुआ है वो 2, 4, 5 महीने के अंदर सेल हो ही जाएगा तो वो भी हमें कैश दे देगा। इसके अलावा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये भी हमारी करंट एसेट्स मानी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेंजिबल, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है वो एसेट जिनको हम टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, विच वी कैन टच एंड सी, उनको हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जिनको भी हम फिक्स्ड एसेट्स बोल रहे थे, अब इस कैटेगरी में हम उन्हें बोल रहे हैं टेंजिबल एसेट्स। और इनटेंजिबल एसेट्स वो होती है जिनको ना तो हम टच कर सकते हैं ना ही देख सकते हैं। हालांकि वो एसेट्स हमारे लिए प्रॉफिट जरूर जनरेट करती है। अगर इसके हम एग्जांपल की बात करें, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है। नेक्स्ट हम आते हैं वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स बेसिकली वो एसेट्स होती है जो जिनको हम यूज करते हैं और वो धीरे धीरे खाली होती रहती है, मतलब यू कैन से एक्सप्लोर होती रहती है। अगर इसके एग्जांपल की बात करें, माइंस,
सपोज हमारे पास मार्बल की माइंस है, अब उसमें एक लिमिटेड टन जो हमें मार्बल मिल सकता है, हम जैसे जैसे उसमें से मार्बल निकालते जाएंगे वो खाली होती जाएगी। सपोज हमारे पास ऑयल वेल्स है, लिमिटेड ऑयल है, हम जैसे जैसे उसमें से ऑयल प्रोड्यूस करते जाएंगे तो उस वेल में से ऑयल खाली होता जाएगा। तो ऐसी एसेट्स जो यूज करते जाते हैं और वो खाली होती जाती है, उस टाइप की एसेट्स को हम बोलते हैं वेस्टिंग एसेट्स। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नंबर 4 टर्म की, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। Expenses is basically it is cost incurred for producing and selling the goods। मतलब गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए और गुड्स बेचने के लिए हम जो खर्चा करते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। इसके अगर एग्जांपल की बात करें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल हम बेच रहे हैं उस माल की कोई ना कोई कॉस्ट है, उस माल को हमने परचेज किया है। इसी तरह हम कोई रेंट पे कर रहे हैं, स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, स्टेशनरी पे पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वो सब हमारे माने जाएंगे एक्सपेंसेस। इवन एडवर्टीजमेंट, हम सामान बेचने के लिए जो एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च करते हैं वो भी हमारा एक्सपेंसेस है। तो दोबारा समझ लीजिए, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए और गुड्स को सेल करने के लिए हम जो पैसा खर्च करते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास नंबर 5 टर्म, रेवेन्यू। इनकम ऑफ रैकरिंग नेचर फ्रॉम एनी सोर्सेस, मतलब कोई ऐसी इनकम जो रैकरिंग नेचर की है। रैकरिंग नेचर का मतलब होता है जो हमें बार बार मिलती रहती है या रेगुलरली मिलती रहती है। अगर इसके एग्जांपल की बात करें, सेल ऑफ गुड्स, हमने जो गुड्स परचेज करी थी उस गुड्स को हम हर दिन हर महीने रेगुलरली क्या करते रहते हैं, सेल करते रहते हैं, बेचते रहते हैं। इवन हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो भी हमें रेवेन्यू जनरेट होती है। हमने अपनी बिल्डिंग को किराए पर दे रखा है, जो हमें रेंट मिलता है उसे भी रेवेन्यू माना जाएगा। अगर हमने कोई पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और उस इन्वेस्टमेंट पे अगर हमें कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है या डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है तो उसे भी रेवेन्यू माना जाएगा। यानी कि इनकम ऑफ रैकरिंग नेचर फ्रॉम एनी सोर्सेस। रैकरिंग नेचर मतलब जो रेगुलरली और बार बार हमें मिलती रहती है। नेक्स्ट हम आ रहे हैं इनकम। इनकम इज बेसिकली सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। एक तो रेवेन्यू और इनकम, ये बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है तो अच्छे से समझ लीजिएगा। इनकम इज बेसिकली सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। थोड़ी देर पहले अपन ने एक्सपेंसेस डिस्कस करा, उसके बाद हमने रेवेन्यू डिस्कस करा, यानी कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस विल बी कॉल्ड इनकम। इज दैट क्लियर? सो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। तो रेवेन्यू अलग चीज है, एक्सपेंसेस अलग है, और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का डिफरेंस हमारी इनकम मानी जाएगी। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ रही है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस ये भी थोड़ी कंफ्यूजिंग टर्म है, इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। एनी टाइप ऑफ पेमेंट फॉर द रिसिप्ट ऑफ ए बेनिफिट, मतलब किसी फायदे को पाने के लिए अगर हम कोई पेमेंट करते हैं तो उसे हम एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। और एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए इसमें एक जो वर्ड ध्यान रखना है, एनी टाइप ऑफ पेमेंट। एनी टाइप ऑफ पेमेंट का मतलब किसी भी तरह का आप कोई पेमेंट करते हो जिससे आपको फ्यूचर में कोई फायदा मिलेगा तो उसे हम एक्सपेंडिचर जानते हैं। एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बता दूं, ऐसा खर्चा जो बहुत बड़े अमाउंट में किया गया है और जिसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलेगा। अगर हम बात करें, हम कोई एसेट्स खरीदते हैं, जैसे लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर खरीदा या कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, ये सब माने जाएंगे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। या कोई हमने बहुत बड़ा रिनोवेशन कराया जिसका भी हमें कई सालों तक बेनिफिट मिलेगा तो उसको भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है रैकरिंग नेचर का एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट हमें सिर्फ एक साल तक मिलता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने पे करा, टेलीफोन बिल पे करा, सैलरी पे करी, स्टेशनरी का अमाउंट पे करा, एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च करा, वो सब माने जाएंगे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आप ये कह सकते हैं एक्सपेंडिचर एक ब्रॉडर टर्म है। इट्स अ ब्रॉडर टर्म जिसमें दो तरह के एक्सपेंडिचर जुड़े हुए होते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा हमारा जुड़ा हुआ होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो एक्सपेंसेस है वो बहुत नैरो टर्म है। एक्सपेंसेस को हम बेसिकली बोलते हैं इट इंक्लूड्स ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर में दोनों खर्चे शामिल हैं, कैपिटल भी और रेवेन्यू, और एक्सपेंसेस में सिर्फ हम किसको ले रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस को। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म नंबर 8, दैट इज डेटर्स।
डेटर्स आर दोज पर्सन, ये वो व्यक्ति होते हैं जिनको हमने क्रेडिट में गुड सेल करी है, जिनको उधार माल बेचा है, उन्हें हम बोलते हैं डेटर्स, और ये कुछ महीनों बाद या कुछ साल बाद हमें पैसा देंगे। नेक्स्ट है क्रेडिटर, बिल्कुल डेटर का अपोजिट है ये क्रेडिटर। क्रेडिटर वो लोग होते हैं, दीज आर दोज पर्सन फ्रॉम हुम वी हैव परचेज द गुड्स, जिनसे हमने उधार सामान खरीदा है, जिनको कुछ महीने बाद या कुछ सालों बाद हमें पेमेंट करना है। डेटर हमारी एसेट मानी जाते हैं, बैलेंस शीट में हम इसे एसेट्स में दिखाते हैं, और क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी मानी जाती है। नेक्स्ट टर्म आ रही है नंबर 10 पे, गुड्स। गुड्स इज द आइटम विच इज परचेज फॉर रीसेल। रीसेल का मतलब है हमने खरीदा है, खरीद के रखना नहीं है, सजाना नहीं है, इस गुड्स को हमें आगे अपने कस्टमर्स को सेल करना है। तो गुड्स वो आइटम हो गया जिसको हम आगे जाके सेल करेंगे। लेकिन जो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी होती है, ये कभी रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज नहीं की जाती है, बट गुड्स हमेशा रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज की जाती है। और गुड्स की एक क्वालिटी है, गुड्स इज द आइटम इन विच वी डील्स, जिसमें हम डीलिंग करते हैं। अगर हमारा कपड़े का व्यापार है तो कपड़ा हमारी गुड्स है, हमारा फर्नीचर का व्यापार है तो फर्नीचर हमारी गुड्स है, अगर हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर है तो जो आइटम्स होते हैं उसमें चाय, चावल, चीनी, ये सब हमारी गुड्स माने जाएंगे। नेक्स्ट टर्म आ रही है हमारे पास स्टॉक। स्टॉक का मतलब है बेसिकली कोई भी ऐसा माल या गुड्स जो बिना बिके रह गई, यानी कि अनसोल्ड गुड्स को हम बोलते हैं स्टॉक। अब स्टॉक दो तरह के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। जो साल के शुरुआत में बिना बिका माल है उसे ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, और जो साल के एंड में, ईयर एंड में बिना बिका माल है उसे हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टॉक की 3 फर्दर कैटेगरी और बना सकते हैं। ये ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो हर जगह होता है, पर इसके अलावा मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टॉक की 3 कैटेगरी और बना सकते हैं। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल जिसको हम बोलते हैं कच्चा माल। रॉ मटेरियल इज बेसिकली परचेज टू प्रोड्यूस द गुड्स। अब हमने मान लेते हैं गुड्स बनाने के लिए कच्चा माल खरीदा, और वो कच्चा माल इस साल के एंड तक अभी काम ही नहीं आया, यानी कि अभी वो यूज ही नहीं आया, तो उसके स्टॉक को हम बोलेंगे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक ऑफ WIP का मतलब होता है ऐसा स्टॉक या ऐसी गुड्स जो अभी सेमी फिनिश कंडीशन में। सेमी फिनिश का मतलब अपन बोल सकते हैं कि ना तो वो कच्चा माल है, ना वो पूरी तरह फिनिश गुड्स है, यानी कि दोनों के एक मिडिल पोजीशन को हम बोलेंगे, मिडिल गुड्स को बोलेंगे स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। इसे हम सेमी फिनिश गुड्स के नाम से भी जानते हैं। और थर्ड टर्म है हमारी स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये वो स्टॉक है जो पूरी तरह तैयार हो चुका है, फुली रेडी है, बट अभी तक ये सेल नहीं हो पाया है। अब हम नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म देखते हैं, दैट इज नंबर 12 एंड इट इज परचेजेस। परचेजेस मींस परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स, परचेज हम असेट्स की भी कर सकते हैं, लेकिन जो अकाउंटेंसी में परचेज वर्ड इस्तेमाल होता है वो सिर्फ गुड्स के लिए होता है। अब बात आती है गुड्स। गुड्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। गुड्स इज द आइटम इन विच बिजनेस डील्स। इज दैट क्लियर? तो जब भी परचेजेस वर्ड कहीं पे यूज आ रहा है तो आपको ये समझना है कि हमने गुड्स की परचेज करी है, गुड्स को खरीदा है। नेक्स्ट टर्म इज परचेज रिटर्न। ये परचेज का बिल्कुल अपोजिट है। जो सामान हमने परचेज करा, अगर उसको वापस कर दिया है, जिस भी सप्लायर से हमने खरीदा है उसको किसी कारण से, कि डिफेक्टिव गुड्स है या व्हाटएवर, गलत सामान आ गया, अगर हमने उस गुड्स को वापस कर दिया है, इसे हम बोलते हैं परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड। नेक्स्ट टर्म नंबर 14 पे आ रही है सेल्स। सेल्स का मतलब है सेल ऑफ गुड्स, सिर्फ गुड्स की सेल। सेल हम असेट्स भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी सेल वर्ड आता है, सेल्स का मतलब गुड्स की सेल से लिया जाता है। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। ये सेल्स का अपोजिट है। जो सामान हमने बेचा है, सेल करा है, वो सामान हमारे पास वापस आ गया, किसी भी कारण से डिफेक्टिव है, ओवर प्राइस है, कोई भी कारण हो सकता है, तो अगर बेचा हुआ सामान हमें वापस मिल जाता है, इसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है नंबर 16 पे डिस्काउंट। डिस्काउंट इज बेसिकली रिबेट और अलाउंस। इसको हम रिबेट के नाम से भी जानते हैं, इसको हम अलाउंस के नाम से भी जानते हैं, और हिंदी में बात करें तो इसे हम छूट भी बोलते हैं। डिस्काउंट बेसिकली ऑफर किया जाता है सेलर द्वारा, यानी कि माल बेचने वाले द्वारा माल के परचेजर को, यानी कि सेलर ऑफर कर रहा है बायर को डिस्काउंट। और डिस्काउंट देने के बेसिकली दो पर्पस होते हैं,
या तो हमें जल्दी पैसा चाहिए इसलिए हम डिस्काउंट दे रहे हैं, या हमें अपना माल ज्यादा बेचना है इसलिए हमें डिस्काउंट देना है। तो डिस्काउंट की दो कैटेगरी होती है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक हमारा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जैसा कि मैंने बताया बेसिकली ये ऑफर किया जाता है टू सेल द गुड्स, जिससे कि हम माल ज्यादा से ज्यादा बेच सकें। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग एंट्रीज करते समय, मतलब जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो इसकी कोई एंट्री पास नहीं की जाती है। दोबारा सुन लीजिए, ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया जाता है सेलर द्वारा बायर को सेल को बढ़ाने के लिए, ज्यादा सेल करने के लिए, और जर्नल एंट्री बनाते समय इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती है और जो नेट अमाउंट होता है वो लिखा जाता है। एग्जाम्पल, मान लेते हैं एक्स ने वाई को 50,000 का सामान बेचा और उस पर 10% का डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया, तो 50,000 का 10% हो गया 5,000, 5,000 रुपए। तो 50,000 में से आप 5,000 लेस कर लीजिए, तो जो नेट अमाउंट है 45,000, उसकी एंट्री हो जाएगी एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 45,000, यानी कि इस 5,000 रुपए की अलग से कोई एंट्री पास नहीं होगी। नेक्स्ट डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ऑफर किया जाता है जब परचेजर टाइम से पहले पेमेंट कर देता है या टाइम से पहले पेमेंट करता है, बेसिकली पर्पस तो यही है। तो अगर परचेजर टाइम से पहले पेमेंट कर देता है तो इस केस में सेलर उसे प्रोवाइड करता है कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट की एंट्री पास की जाती है जबकि ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री पास नहीं की जाती है। नेक्स्ट हम हमारे पास आ रही है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स बेसिकली होता है एक तरीके से ये कैपिटल का बिल्कुल अपोजिट आइटम है। जब प्रोपराइटर शुरुआत में पैसा लगाता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल, और जब प्रोपराइटर बिजनेस से पैसा निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए या गुड्स निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। दोबारा सुन लीजिए, प्रोपराइटर जब पैसा लगाता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल, जब प्रोपराइटर अपने पर्सनल यूज के लिए अपने एक्सपेंसेस मीट आउट करने के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है या गुड्स विड्रॉ करता है तो उसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ रही है वाउचर। वाउचर को हमने बहुत डिटेल से समझाया है। बेसिकली इट्स अ डॉक्यूमेंट व्हिच गिव्स ऑथराइजेशन टू पे। ये एक तरीके से अकाउंटेंट को अथॉरिटी देता है कि अब आप गुड्स का पेमेंट या किसी खर्चे का पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने लिखा है अ सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन के लिए एक सेपरेट वाउचर प्रिपेयर किया जाता है। जैसे हमने कोई स्टेशनरी खरीदी उसके लिए एक अलग वाउचर बनेगा, हमने कोई गुड्स खरीदे उसके लिए एक अलग वाउचर बनेगा। इसके अलावा द फॉर्म ऑफ वाउचर वेरीज फ्रॉम फर्म टू फर्म, और जो वाउचर का फॉर्मेट होता है, जो फॉर्म होता है, वो हर फर्म का, हर बिजनेस का अलग अलग होता है। हर फर्म अपने हिसाब से वाउचर को प्रिंट करवा सकती है या मार्केट में ये प्रिंटेड फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। वाउचर्स आर नंबर्ड एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट। हर वाउचर के ऊपर एक सीरियल नंबर डला हुआ होता है और वाउचर बनाने का काम, वाउचर तैयार करने का काम अकाउंटेंट का होता है, एंड इट इज काउंटर साइंड बाय ऑथोराइज्ड पर्सन। अकाउंटेंट ने इसको तैयार तो कर दिया बट जो ऑथोराइज्ड पर्सन होता है वो उस पर काउंटर साइन करता है और वो उसको अथॉरिटी दे रहा है अकाउंटेंट को कि वो जो सामान उसने खरीदा है वो उसका पेमेंट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ रही है बीआर, जिसे हम बिल्स रिसीवेबल के नाम से भी जानते हैं। हमने थोड़ी देर पहले देखा था एक टर्म डेटर। डेटर वो लोग होते हैं, वो व्यक्ति होते हैं जिनको हमने उधार सामान बेचा है और जो कुछ समय बाद हमें उस उधार सामान का पैसा दे देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जिन लोगों को हम उधार सामान बेच रहे हैं हमें ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो हमें टाइम पे पैसा दे देंगे या पैसा भी देंगे या नहीं देंगे, इस चीज का हमें पूरा विश्वास नहीं है। तो इस चीज से बचने के लिए या ये कह सकते हैं कि हमें टाइम पे पैसा मिले, हम एक डॉक्यूमेंट पे उनका साइन ले लेते हैं, एक स्टाम्प पेपर पे उनका साइन ले लेते हैं जिनको हमने उधार माल बेचा है कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद वो हमें हमारा पैसा दे देंगे। और अगर वो पैसा नहीं देते हैं तो वो डॉक्यूमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट का काम करता है। हम कोर्ट में जाके उस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे उन व्यक्तियों से, उन पर्सन से या डेटर से पैसा वसूल कर सकते हैं। तो बेसिकली बीआर हमें रिसीव होता है डेटर से, और डेटर्स वो लोग जिनको हमने उधार सामान बेचा है। अगर हमें वो टाइम पे पैसा नहीं देंगे तो उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम कोर्ट से पैसा ले सकते हैं। ये बीआर हमारा लीगल डॉक्यूमेंट का काम करता है और बैलेंस शीट में बीआर को एसेट साइड में दिखाया जाता है। ये हमारी एक तरह की एसेट है। बीआर का बिल्कुल उल्टा हो गया बिल्स पेबल। अगर हमने किसी से उधार सामान खरीदा है
और जिस पर्सन से, मान लेते हमने एक्स से उधार सामान खरीदा है, तो एक्स ने हमसे एक डॉक्यूमेंट पे साइन ले लिए, तो एक्स के लिए तो ये हो गया बीआर, और हमने जो डॉक्यूमेंट पे साइन करके दिए हैं वो हो गया हमारे लिए बिल्स पेबल। और हमने किसको डॉक्यूमेंट पे साइन करके दिए हैं? जिनसे हमने उधार माल खरीदा, यानी कि हमने अपने क्रेडिटर्स को एक डॉक्यूमेंट पे साइन करके दिए हैं, तो उस डॉक्यूमेंट को हम बोलेंगे बिल्स पेबल। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल। हमारे डे टू डे ऑपरेशंस के लिए हमें जो पैसा चाहिए होता है उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और ये जो कैपिटल होती है ये ऑन रोटेशन होती है। ऑन रोटेशन का मतलब होता है ये बिजनेस में घूमती रहती है। कैसे इसका रोटेशन का मतलब है, मान लेते हैं हमने 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट करा, 3 लाख रुपए हमने फिक्स एसेट्स में लगा दिए, वो परमानेंटली हमारा पैसा फिक्स्ड हो गया। 2 लाख रुपए हमने ऑन रोटेशन रखे, मतलब उस 2 लाख रुपए में से कुछ पैसा हमने बैंक में जमा करा दिया, कुछ कैश में रखा और कुछ की गुड्स परचेज कर ली। अब गुड्स खरीदी है तो आज नहीं तो कल वो सामान बेचा जाएगा, बेचने से फिर कैश आएगा, फिर हम उससे गुड्स खरीदेंगे, फिर बेचेंगे, कुछ बैंक में जमा कराएंगे, मतलब ये पैसा हमारा घूमता रहेगा बिजनेस के अंदर, रोटेशन पे रहेगा। इस कैपिटल को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट है सोलवेंट। सोलवेंट का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने लायबिलिटी को पे कर सकता है, यानी कि उसमें चुकाने की क्षमता है, उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट। और इसका अपोजिट होता है इनसॉल्वेंट। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी लायबिलिटी को पे नहीं कर सकता, उसे हम बोलते हैं इनसॉल्वेंट। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रही है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को हिंदी में बात करें तो इसको हम बोलते हैं सौदे या व्यवहार। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट रेफर्स टू बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ मनी एंड गुड्स। ये एक तरीके की हमारी बिजनेस एक्टिविटी है जिसमें गुड्स या मनी इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट आ रहा है अकाउंट, क्योंकि अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंट वर्ड हर बार यूज में आएगा, राम अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट। तो अकाउंट होता क्या है? इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ फर्म, पर्सन, थिंग, इनकम और एक्सपेंसेस। किसी भी चीज का रिकॉर्ड, जैसे हमने परचेज का रिकॉर्ड करा एक जगह पे तो कहलाएगा परचेज अकाउंट, हमने सेल्स का रिकॉर्ड करा, हमने राम से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को एक जगह रिकॉर्ड करा तो राम अकाउंट हो गया, हमने एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को एक जगह रिकॉर्ड करा जिससे हमें ये पता चल सके कि साल भर में हमने कितना एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया है। तो इसका मतलब हो गया किसी भी चीज का रिकॉर्ड रखना, चाहे वो इनकम हो, चाहे एक्सपेंसेस हो, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई थिंग हो, उस रिकॉर्ड को हम बोलते हैं अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हमने 25 अकाउंटिंग टर्म डिस्कस करी और ये अकाउंटिंग टर्म आगे के अकाउंटेंसी चैप्टर समझने में हमारी बहुत हेल्प करेंगे। आई होप यू विल लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।